तो शुरुआत करते हैं आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। 10th क्लास है, ये 10वीं क्लास के लिए बोर्ड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल साइंस है, चैप्टर फर्स्ट है और पार्ट भी फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट इसलिए है क्योंकि अगर लंबा वीडियो बन जाएगा ना तो आप लोगों को शायद तकलीफ हो जाए समझने में या फिर बोर हो जाओ आप समझने में, इसलिए हाफ पार्ट करके इसको शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्लाइड की तरफ इसमें बढ़ते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है संसाधन एवं विकास, कैसे संसाधन होते हैं, क्या होता है, इसका विकास क्या है, हमारे भारत में इसका क्या कार्य है, कौन कौन से चीजों को हम संसाधन कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले संसाधन को जानना पड़ेगा कि संसाधन क्या होता है। हमारे पर्यावरण, जो भी हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, हमारे चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, जो हम मानव जाति या फिर इंसान के लिए उपयोगी है, वो हमारे लिए संसाधन कहलाता है। हमारे पर्यावरण या हमारे आसपास में मौजूद सभी वस्तु जो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होता है, किसी न किसी प्रकार से इसका उपयोग हम अपने जीवन में, हम मानव, हम जीव जंतु करते हैं, वो संसाधन कहलाता है। इन सभी प्रकार के संसाधन का इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। अब संसाधन जो है उसका उपयोग इंसान कहाँ करता है, तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन सब चीजों का उपयोग करते हैं वही संसाधन कहलाता है। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है, अब संसाधन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वह यह है कि हमारे जो चारों ओर मौजूद जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थों को हम देखते हैं, चाहे वो पंखा हो, मोबाइल हो, ये डिस्प्ले हो जाए, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी हो, जो भी चीजें हमारे चारों ओर दिखाई देती है, वो संसाधन तभी कहलाएंगे जब वो मानव के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं। अब संसाधन होने के लिए भी एक नियम है, इनको अपना क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। जब तक वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होंगे, जब तक वो हमारे मानव के लिए हेल्पफुल नहीं होंगे, जब तक वो आम इंसान, जीव जंतु के लिए उपयोगी नहीं होंगे, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। वो संसाधन तभी कहलाएंगे जब वो किसी न किसी रूप में मानव के लिए उपयोगी हो। अब देखिए, संसाधन का जो मुख्य रूप से बनाए रखने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का साधन भी मौजूद होना चाहिए। अब प्रौद्योगिकी और तकनीक क्या है, तो ये नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई जो मशीनें आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी मशीन के साथ जो हम अपने जीवन को और आसान बनाते जा रहे हैं, यही कहलाता है प्रौद्योगिकी एवं तकनीक। इसके अलावा हमारे जीवन में ये जो संसाधन है, इसके सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होना आवश्यक है। इसका उपयोग जो है वो सांस्कृतिक रूप से मान्य होना अति आवश्यक है। तो ये था हमारा संसाधन, कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार की वस्तु को आप संसाधन कह सकते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण। अब तो हमने ये सब जान लिया कि हाँ ठीक है, हमारे चारों ओर जितनी भी पदार्थ हैं जो हम मानव के लिए उपयोगी होते हैं, संसाधन कहलाते हैं, ठीक है, ओके है। लेकिन इन संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, बंटवारा किया गया है, क्योंकि जितने भी चीजें हैं हमारे आसपास में वो सभी एक ही प्रकार के संसाधन में नहीं है। उन लोगों का बंटवारा किया गया है कि आप फलाने में जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, अलग अलग खंडों में इसका बंटवारा किया गया है। तो 4 तरह के संसाधनों का बंटवारा जो किया गया है, जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे चैप्टर का ना जड़ है, ये निचोड़ है। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। उत्पन्न जो होना ही उत्पत्ति कहलाता है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया, इसे बांटा गया है, उसमें है जैव और अजैव घटक। अब आप लोग सोच रहे हो कि जैव अजैव क्या है, तो जैव और अजैव के बारे में आगे की स्लाइड में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे संसाधनों का वर्गीकरण समझना है कि संसाधनों को किस तरह से बांटा गया है, कई खंडों में बांटा गया है, और अगर कई खंडों में बांटे गए हैं तो कौन कौन से संसाधन का जो बंटवारा है वो कौन कौन से खंड में आते हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पन्न होने के आधार पर जो संसाधन का बंटवारा हुआ है, उसका पहला टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें 2 भागों को जोड़ा गया है, एक जैव और एक अजैव। तो जैव अजैव क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब दूसरे के बारे में जान लेते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण में मुख्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को डाला गया। समाप्यता का मतलब होता है किस प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है और किस तरह से वो खत्म हो रहा है। तो इस हिसाब से जो है हमारे संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है नवीकरणीय, एक है अनवीकरणीय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है, तो ये भी मैं आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे। तो अभी हम हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि नवीकरणीय जिसे पुनः बनाया जा सकता है, अनवीकरणीय जिसे वापस नहीं बनाया जा सकता है। अब इसका डिटेल्स जो है वो आगे की स्लाइड में बताएंगे।
स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण में व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन आते हैं। अब ये देखिए, स्वामित्व, मालिकाना, किसी भी चीज के ऊपर हमारा क्या हक है, अब इसके ऊपर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है कि हम किस प्रकार के संसाधन का मालिक हैं। अभी के समय में आप देखे होंगे कि अब देखिए, ये टी शर्ट जो है वो मेरा है, इसका मालिक कौन हुआ? मैं हुआ। लेकिन अब एक दुकान पे अगर हम जाए, वहां पे ऐसा हजारों टी शर्ट रहेगा, तो उस हजारों टी शर्ट का मालिक हम तो नहीं हो सकते ना, उसका मालिक उसका दुकान वाला होगा। अब वो 1000 दुकान का जो टी शर्ट टांग के रखा है, वो फैक्ट्री में चला जाए, वहां लाखों टी शर्ट ऐसा होगा, तो ये थोड़ी ना कहेगा कि भाई ये सब मेरा है, वो तो फैक्ट्री का होगा। अलग अलग स्थान के परिवर्तन के हिसाब से स्वामित्व जो है, ऑनरशिप, मालिकाना हक जो है वो बदलता रहता है। तो जो संसाधन है उसका जो वर्गीकरण हुआ है वो हुआ है व्यक्तिगत, मतलब ये मेरा है, ये टी शर्ट पे मेरा हक है, ये मेरा व्यक्तिगत है। ये नहीं कोई अगला आदमी आया कहेगा भाई ये टी शर्ट मेरा भी है, नहीं, ऐसा नहीं, ये टी शर्ट मेरा है। सामुदायिक का मतलब होता है कि एक समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए अगर एक ही चीज का उपयोग होता है तो उसे सामुदायिक कहते हैं। शहर, गांव, कस्बा, मोहल्ला, कहीं भी चले जाओ, कोई ना कोई ऐसा स्थान होता है जिसपे सभी लोगों का हक होता है। मैं गांव की अगर बातें कर लूं तो नदी सबका हक है। अगर आपके गांव के अगल बगल से नदी बहती है तो कोई ये नहीं जाएगा इस पानी को छूना मत, ये पानी तो मेरा है, ऐसा कोई नहीं कहेगा ना। कुएं की अगर बात कर लें तो कुएं पे भी सबका हक होता है, कुएं के पानी का उपयोग हम सभी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं सामुदायिक में। अब राष्ट्रीय की बात कर लें तो जिसपे हमारे देश का हक होता है, ऐसे संसाधन जिसपे हमारे देश का हक हो, हमारे भारत का हक हो, तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल में वो आते हैं जिसपे राष्ट्र का हक नहीं होता है, समुदाय का हक नहीं होता है, व्यक्तिगत हक नहीं होता है, उस पे अंतरराष्ट्रीय ग्रुप जो हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो ग्रुप हैं उनका हक होता है। इन सभी चीजों के बारे में भी विस्तार से हम जानने वाले हैं। अब देखिए, विकास के स्तर पर भी ना संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है। विकास के स्तर पर अब संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसमें है संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष इत्यादि। तो ये जो हमारा है वो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम अलग अलग खंडों में इनको बांटे हैं। तो अब हम आगे की स्लाइड में आपको इन सभी के डिटेल्स के बारे में बताते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला था हमारा, हमने जो संसाधनों का वर्गीकरण किया है उसमें पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। आप लोगों को लग रहा होगा कि जैव क्या है, अजैव क्या है, तो यहां पे आपको सारे डिटेल्स आसानी से समझ में आ जाएगा। जैव को बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, अजैव को एबॉटिक। अब इन दोनों को समझिए कि क्या है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ऐसे सभी संसाधन जो हमें जीव मंडल, प्रकृति या फिर वातावरण से प्राप्त होता है। ऐसा संसाधन, ऐसा सहूलियत जो हमें कहां से प्राप्त होता है? हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, वातावरण से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे हमारे जैव संसाधन। इसके अलावा आसान भाषा में समझिए, जिनमें जीवन है, जो सजीव हैं, जो जिंदा हैं, ऐसी चीजों से अगर हमें कोई संसाधन प्राप्त होता है जो सजीव माने जाते हैं। सजीव का क्या मतलब होता है? जो जिंदा है, जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, जो भोजन बनाता है, जो भोजन खाता है। तो इस प्रकार के चीजों से जो भी संसाधन हमें प्राप्त होते हैं वो सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए से मनुष्य हैं और प्राणी जात आदि। अब मनुष्य क्या है? मनुष्य तो सजीव है ना, निर्जीव तो नहीं है। मनुष्य सांस लेता है, मनुष्य भोजन करता है, मनुष्य वृद्धि करता है, मनुष्य प्रजनन करता है। तो ये सभी लक्षण किसके हैं? ये सभी लक्षण हैं जीव के सजीव होने के, कि भाई वो जिंदा है। सजीव का भी अपना एक क्राइटेरिया है जिसको हम फुलफिल करते हैं। हमने विकास किया, हमने प्रजनन किया, हम सांस लेते हैं, हम भोजन करते हैं, बस इतना ही गुण काफी है हमारे सजीव होने के लिए। तो जितने भी चीज सजीव हैं और सजीव चीजों से प्राप्त होने वाले संसाधन ही जैव संसाधन कहलाते हैं। एकदम बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का? सबको समझ में आ गया ना? तो ये था उत्पत्ति के आधार पर पहला जिसको हमने बांटा था, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इसमें सेकंड कह रहा है कि अब अजैव क्या है। तुरंत माइंड में ब्लिंक हुआ होगा, चलो ठीक है, ये अगर ऐसा संसाधन था जिसमें सभी सजीव पदार्थों से प्राप्त होता था, तो अजैव में क्या होगा? निर्जीव से प्राप्त होगा। जस्ट अपोजिट, उल्टा करना है। अगर जैव संसाधन में हमें सारे संसाधन जो हैं वो सजीवों से प्राप्त होते हैं, तो अजैव में हमें सभी निर्जीवों से प्राप्त होंगे।
वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो सभी चीज जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, जो वृद्धि नहीं करता, जो विकास नहीं करता, जो प्रजनन नहीं करता, जो भोजन नहीं बनाता, न भोजन खाता है, वो सभी चीज निर्जीव है। और इन सभी प्रकार के निर्जीव वस्तुओं से अगर हमें कोई संसाधन प्राप्त होता है तो वो अजैव संसाधन कहलाएगा। देखिए, ऐसी चीज जो किसी संसाधन का निर्माण होता है, जब इन्हीं सब चीजों से किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज का निर्माण होता है तो वो अजैव संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए चट्टान है, धातु है। देखिए, बहुत सारे पहाड़ों को आपने देखा होगा, पहाड़ देखा है ना, धातु देखा है, सोना, चांदी, हीरा, मोती और XYZ। क्या लगता है कि उसमें जान होता है? वो सजीव है? वो सभी तो निर्जीव है। टेबल कुर्सी किस चीज से बना? निर्जीव से। ये टेबल में जान होता है क्या? कुर्सी में जान होता है क्या? हाँ, ये कह सकते हैं कि जब यह पेड़ हरा रहा होगा तब वो सजीव था, लेकिन अभी तो पेड़ बूढ़ा होकर खत्म हो चुका है, फिर हमने उसका चीर फाड़ के टेबल, कुर्सी, मेज, पलंग, तलंग सब बना लिया है। अब वो सब चीजों तो हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उससे हम उपयोग करते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे? अजैव घटक कहलाएंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण आपका चट्टान और धातु है। तो आपको आशा करता हूं कि ये दोनों पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट जो वर्गीकरण हुआ था, उसमें पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें आपने जैव और अजैव को पढ़ लिया। अब है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें भी मैंने आपको बताया था नवीकरणीय संसाधन था और नवीकरणीय संसाधन था। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो खत्म हुआ तो टाटा बाय, खत्म। तो पहले समाप्यता के आधार पर जो है हम रिसोर्सेज को देख लेते हैं। पहला है नवीकरणीय, हिंदी मीडियम में नवीकरणीय और इंग्लिश मीडियम में रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको समझ लीजिए, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, या फिर वे सभी संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से दोबारा स्थापित किया जा सके, पुनः उपयोग में लाया जा सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। वन, जल आदि ऐसे सभी संसाधन जो मानव जाति यूज करते हैं, जीव जंतु यूज करते हैं, कि एक बार खत्म हुआ दोबारा आ जाएगा, दोबारा खत्म हुआ तिबारा आ जाएगा, तिबारा भी मान लो खत्म हो गया, चौबारा आ जाएगा। घर में हम भोजन बनाते हैं, प्रतिदिन बनाते हैं, अपने खाने के लिए बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। तो क्या लगता है कि एक बार बना लिया तो वो खत्म नहीं होगा? खत्म हुआ दोबारा बनेगा, फिर से भूख लगेगा तिबारा बनेगा। वो ये एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। वो सभी संसाधन जो मौजूद हैं और उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, या पुनः वो चक्रित होकर पुनः चक्रण में दोबारा वो एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा, जिसे दोबारा स्थापित किया जा सके और पुनः उपयोग में लाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसमें वन, जल आदि आता है। ये वन और जल जो है वो अच्छा उदाहरण है इसका, नवीकरणीय संसाधन का। एक बार मान लो हमने पेड़ काट लिया, तो वापस हम पेड़ को दोबारा उगा सकते हैं ना, फिर से नया पेड़ लगाएंगे। कहा भी जाता है कि एक पेड़ काटो तो 4 पेड़ लगा दो, अच्छा रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए। अच्छा, हमारे फ्यूचर के लिए क्यों अच्छा रहेगा? तो वो भी है आगे पढ़ना इसमें बहुत सारी चीज आपको पढ़ना है। ये नहीं कि संसाधन आपको मिल गया तो सब अपना चाट पोछ के साफ कर दो, अगला जनरेशन जो आएगा वो भीख मांग के मर जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो अभी हम नवीकरणीय संसाधन समझ लिए, जो समाप्यता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, उसमें नवीकरणीय है और अनवीकरणीय है। नवीकरणीय ओके है, और नवीकरणीय संसाधन के बारे में देख लेते हैं। वे संसाधन जिन्हें एक बार, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई वर्ड छिप जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे नोट्स लिखना चाहते हैं, तो वो यहां से ना लिख के डायरेक्ट वेबसाइट से भी लिख सकते हैं। आपको पता है www.lastdout.com से आप अपने नोट्स को लिख सकते हैं। तो कभी कभी मैं पढ़ाता रहता हूं ना, तो पीछे से आप यूट्यूब में आप वीडियो देखोगे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लिखने में, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से ही आप अपना नोट्स बना लेना। अभी तो आपको यहाँ पे समझना है बस। और नवीकरणीय संसाधन में देख लीजिए, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इसका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूज्ञानिक अंतराल में होता है। अर्थात ऐसा संसाधन जो हमारे पृथ्वी में लंबे समय में बन के तैयार होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है हमारे पृथ्वी पर, पहले तो ये समझ लीजिए और नवीकरणीय संसाधन है। ऐसा संसाधन अगर आपने उपयोग कर लिया तो उसके बनने में ना लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं। अब चलो, अभी तो आपने एक बकेट मिट्टी को उठाया, बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया,
तो अब आप इंतजार करोगे कि हाँ मैं 5 मिनट रुक जाता हूं या रुक जाती हूं, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटा, 48, 72 घंटा आपकी इच्छा के अनुसार कि पुनः एक टोकरी मिट्टी हम बना देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक टोकरी मिट्टी बनाने के लिए लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं। तो ये एक ऐसे संसाधन है कि बहुत लंबे समय अंतराल के बाद इनका निर्माण होता है। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, जिसके निर्माण में पुनः चक्रण में एक लंबा हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाए, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अर्थात ऐसा संसाधन जो हमारे पृथ्वी में लंबे समय में बनके तैयार होता है, यदि एक बार खत्म हो जाए तो उसके निर्माण में पुनः लंबे समय की जरूरत होगी, अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है खनिज। खनिज समझते हैं, पृथ्वी के नीचे से पाए जाने वाला चीज खनिज है। अब इसमें देखिए, नहीं समझ में आया तो कोयला को समझ लीजिए। कोयला एक ऐसा संसाधन है जो अनवीकरणीय संसाधन है, अगर खत्म हो जाएगा तो लंबा समय लगेगा इसके पुनः निर्माण में, पुनः चक्रण में। क्योंकि कोयला ऐसा तो नहीं है कि अभी पेड़ वेड़ को काट देते हैं, मिट्टी के नीचे गाड़ देंगे, आधा घंटा के बाद निकाले, कोयला तैयार, फिर से उपयोग करो। नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं कोयला के निर्माण में। तो ऐसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाने के बाद पुनः निर्माण होने के लिए लंबे हजारों करोड़ों लाखों वर्ष तक समय ले लेते हैं, ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ओके है, अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण तीसरे नंबर पे आ गया कि स्वामित्व के आधार पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया था। पहला वाला, दूसरा वाला ओके है, तीसरा वाला आ गया स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, खत्म नहीं हुआ है, आगे भी है। तो पहले हम यहाँ पे व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन को देख लेते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? पर्सनल रिसोर्सेज। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक, जिसका मालिक, स्वामी कौन बनेगा? पर्सनल, मैं बनूंगा। मेरे पास गाड़ी है, उसका मालिक कौन? मैं। मेरे पास घर है, उसका मालिक कौन? मैं। मेरे पास आईफोन, उसका मालिक कौन? तुम नहीं, मैं। पर्सनल है मेरा, कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगा। वो सामुदायिक थोड़ी ना है कि आज तुम यूज कर लो, कल वो यूज कर लेगा, परसों यूज कर लेगा, और जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो मेरे को फिर आके पकड़ा दो। ऐसा चीज नहीं है। ऐसा संसाधन है जो पर्सनल है मेरा, व्यक्तिगत है मेरा, तो ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। अब देखिए, इसका जो मालिकाना हक होता है, ऑनरशिपिंग होता है, मतलब जो ऑनर है वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। उदाहरण के लिए किसी किसान की जमीन या घर आदि, अब कोई किसान है गांव में खेती कर रहा है, उसका जमीन किसका होगा? व्यक्तिगत उसका है, पर्सनल उसका है। ये नहीं कि सरकार आगे कल कहेगा कि भाई ये जमीन खाली कर, ये मेरा है, नहीं, व्यक्तिगत उसका है। ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। और इसका अच्छा उदाहरण है किसान की जमीन। किसान का बाग बगीचा होता है, पेड़ पौधे होते हैं, आपका फुलबाड़ी होगा, गुलाब का फूल आपने अपने दरवाजे पे लगाया होगा, तो वो जमीन भी आपकी, वो फूल भी आपकी, और फूल का सुगंध भी आपका, सब कुछ आपका। ये होगा पर्सनल रिसोर्सेज। सामुदायिक संसाधन क्या है? पर्सनल ओके है ना, सामुदायिक में मतलब होता है वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, ये संसाधन वही संसाधन है जिसका उपयोग समाज के सभी लोग कर सकते हैं, सबका हक है। कोई एक अकेला व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर नहीं कहेगा ए इस कुआं से पानी मत भरना, नहीं, ऐसे कैसे होगा? कुआं समुदाय का है, पूरा हमारे पूरे टोला का है, इस टोला में रहने वाले सभी लोग का है। हम सभी का हक है कि उस कुएं से पानी पिए, सभी का हक है कि उस कुएं से पानी खेत में डाले। तो समुदाय में रहने वाले संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए तालाब है, पार्क है, शमशान है, कब्रिस्तान है आदि। अब देखिए उदाहरण का तालाब, नदी, समुंदर, हालांकि समुंदर में फिर दिक्कत हो जाएगा, समुंदर में 200 किलोमीटर तक ही हम रह सकते हैं, वो भी आगे समझाएंगे कहां तक। तालाब से काम चलाते हैं, नदी से काम चलाते हैं। नदी तो हमारे देश के अंदर है ना, तो इससे काम चला लेते हैं। हमारे घर के बगल में नदी बहती है, नदी पे सबका हक है। नदी के इस पार वाले भी उसमें नहा सकते हैं, नदी के उस पार वाले भी इसमें नहा सकते हैं। सामुदायिक हो गया। कुआं सामुदायिक हो गया, पार्क जो है सामुदायिक हो गया। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने पार्क लिया है, तो पार्क के बारे में जान लीजिए। आप सभी बच्चे दिल्ली में रहते हैं, कभी ना कभी पार्क जाते ही होंगे, कभी ना कभी, क्या बहुत बच्चे तो डेली जाते हैं। तो डेली जाने का क्या मतलब है कि पार्क में आप गए तो क्या कोई ऐसा तो नहीं आएगा है भाई ये चल हट, ये पार्क तो मेरा है, नहीं, सामुदायिक है, सभी के लिए है। जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए भी, और जो इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं उनके लिए भी है, मतलब सामुदायिक है। हाँ, कभी कभी पर्सनल पार्क भी होता है। अब देखो, आप बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं ना,
जिनका घर होता है उनका घर के अंदर ही आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा, पार्क मिल जाएगा, प्लेग्राउंड मिल जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहेंगे? पर्सनल रिसोर्सेज कहेंगे, व्यक्तिगत हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर दिल्ली में जो पार्क है, अब कहाँ जमीन का है दिल्ली में इतना कि लोग पर्सनल पार्क बनाएगा। तो इसे हम ना समुदाय के अंदर लेते हैं। शमशान घाट और कब्रिस्तान भी इसके अच्छे उदाहरण है। शमशान घाट में आप ये नहीं कहोगे यहाँ पे सिर्फ हमारे खानदान का लाश जलेगा, सबका जल सकता है। कब्रिस्तान में आप ये नहीं कह सकते हो यहाँ अल्लाह हमको देके गए हैं, सिर्फ हम अपना ही बाप पितिया को गाड़ेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कह सकते ना। सबके लिए सब उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सभी संसाधन जिसमें समाज के सभी लोगों का हक होता है सामुदायिक संसाधन कहलाता है। इसमें कुछ और भी है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक है राष्ट्रीय संसाधन जिसे नेशनल रिसोर्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। दोनों अंतरराष्ट्रीय संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं मार देता है टप्पा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा कि किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो या फिर उसे संसाधन पे देश का हक होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। उदाहरण सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि। बड़ा फास्ट पढ़ दिए ना, कोई नहीं, आसानी से समझा देते हैं कि भौगोलिक रूपरेखा क्या होता है किसी भी देश का। भारत का नक्शा देखे है ना, ऐसे 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 है, तो नक्शा के अंदर का जितना भी प्रॉपर्टी है किसका है? भारत सरकार का है ना। भारत सरकार कहने का मतलब राष्ट्रीय, नेशनल प्रॉपर्टीज है। तो इन सभी को नेशनल प्रॉपर्टीज के अंदर रखा गया है। उस पे किसका हक होता है? उस देश का हक होता है। उस संसाधन पे उस देश का हक होता है। इसके उदाहरण में समझ लीजिए कि कई बार तो आपको कहा भी जाता है, आप जब सड़क पे चलते हो या किसी को ठोकर लग जाता है तो पूछता है ना, तुम्हारे बाप का सड़क है क्या? नहीं, बाप का नहीं है, सरकार का है, कह सकते हैं। तो यही तो है नेशनल रिसोर्सेज, जहां पे आपको सरकारी जमीन देखने को मिल जाएगा। सड़क जो होता है वो भी सरकारी होता है, इसके अलावा नहर जो होता है वो भी सरकारी, रेल आदि। अब रेल की प्रॉपर्टीज तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि रेल तो सरकार का ही है ना, भारत सरकार का है ना, तो सरकारी प्रॉपर्टीज है, नेशनल रिसोर्सेज है। सुविधा हम प्राप्त करते हैं, हम आम इंसान रेल के माध्यम से फटाक से दिल्ली में टिकट कटाओ, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, जनरल जो भी है, सीधा बिहार पहुंच गए, अपने अपने जिला में उतर जाओ। तो क्या आप क्या कहोगे कि टिकट कटाए थे, अब रेल हम लोग घर लेके जाएंगे? नहीं है ना, सरकार की, हमने भाड़ा दिया, बात खत्म है। तो ऐसे सभी प्रॉपर्टीज, सभी रिसोर्सेज, सभी संसाधन जो सरकार के अंदर आता है, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सड़क हो गया, नहर हो गया, सरकारी जमीन, सरकारी स्कूल, सरकारी ऑफिसेज, सभी जो है वो राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आएगा। अब एक बार अंतरराष्ट्रीय संसाधन को देख लीजिए। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएगा कि जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है, इंटरनेशनल संस्था जो, अब देखिए इंटरनेशनल संस्था के बारे में अभी आप तक ने ज्यादा नहीं पढ़ा है। अभी आपको कुछ एक IMF के बारे में बस आया था और विश्व बैंक के बारे में आपने शायद पढ़ा है, लेकिन अभी आपने बेहतरीन पढ़ाई नहीं किया है इंटरनेशनल संस्था के बारे में। अभी वो कब पढ़ना है? 12th में, पॉलिटिकल साइंस में भरा पड़ा है। लगभग विश्व की सभी संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। तो वहां पे क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है कुछ ऐसे संसाधन जिनका दायरा जो है वो न हमारे राष्ट्र के पास है, न व्यक्तिगत है, न सामुदायिक है, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे है, वो सबसे ऊपर है। मतलब सभी देशों के हित में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का निर्माण होता है जो सभी देशों के ऊपर अपना नजर रखता है कि कोई देश गड़बड़ नहीं करेगा। ऐसे संस्थाओं के अंदर ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जो इनके अंदर होता है। वो कौन कौन से हैं? तो उदाहरण के लिए समुद्री क्षेत्र को ही ले लीजिए। भारत में भी कई जगह पर आपको समुद्र है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब जगहों पे क्या है? समुद्री तट जुड़ा हुआ है ना, हमारे राज्यों में समुद्र है। तो इस समुद्र में क्या है पता है? आप अगर सोच रहे हैं कि पूरा समुद्र हमारा है तो गलत बात है। समुद्र में घुस जाइएगा, जहां पे आपका रेखा है वहां से नाक के सीधे जाइए, नाक के टेढ़े भी जा सकते हैं, लेकिन 200 किलोमीटर तक, सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर तक जाइए, वहीं तक आपका है। उसके बाद किसका? अंतरराष्ट्रीय संस्था का। जो भी धरोहर मिलेगा अंतरराष्ट्रीय संस्था का। हाँ, लेकिन अगर 200 किलोमीटर के अंदर कोई चीज आप मिल जाता है तो वो आपका है, आप उसका उपयोग कीजिए, एंजॉय कीजिए। सोना मिल गया आपका, चांदी मिल गया आपका, हीरा मिल गया आपका, मछली मिला वो भी आपका, शंख मिला वो भी आपका, बालू, रेत, पत्थर सब आपका, लेकिन 200 किलोमीटर तक ही। 200 किलोमीटर के बाद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं उसके बाद की सारी चीजें। अब देखिए समुद्री क्षेत्र पर ही होता है, 200 किलोमीटर से आगे का समुद्री क्षेत्र
अंतरराष्ट्रीय संस्था की श्रेणी में आ जाएगा। आप सोचिएगा कि 200 किलोमीटर से भी आरी जरे तोड़ के, वो खेत वाला मेड़ नहीं है कि तोड़ के थोड़ा बढ़ जाइएगा, तुरंत अंतरराष्ट्रीय लेवल से लोग आएंगे, कहेंगे क्या दिस डेट नहीं करेगा भाई, 200 किलोमीटर के अंदर चलो। तो आपका जो रिसोर्सेज है, जो अंतरराष्ट्रीय रिसोर्सेज कहलाते हैं, वो 200 किलोमीटर तक ही, समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर तक, उसके बाद सारे अंतरराष्ट्रीय रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो ये आपने समझ लिया चारों। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है उसके भी बारे में जान लेते हैं। एक है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन। तो पहला नंबर पे आता है संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन क्या है? संभावी संसाधन किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या होता है? किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है। चीज है, पराठा बना हुआ है, लेकिन अभी नहीं खा रहे हैं, कल खाएंगे, नहीं खाएंगे, संभाल के रखेंगे, आगे खाएंगे। तो कुछ ऐसे संसाधन हैं जो तो हैं अभी हमारे पास, उपयोग में नहीं है, यूज नहीं हो रहा है, पड़े हुए हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? संभावी संसाधन कहलाएंगे। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर और पवन ऊर्जा। गुजरात में पता होगा आपको, सौर ऊर्जा के लिए बहुत सारे करंट सप्लाई करने के लिए बनाए गए हैं, नहीं है, रखा हुआ है, उपयोग में नहीं है, हो सकता है आगे होगा। राजस्थान में भी है पवन ऊर्जा वाला, बहुत सारा बिजली बनाओ, बहुत मस्त हो जाएगा अगर तैयार हो जाएगा तो है तो, लेकिन अभी उपयोग में नहीं है। संभावना है कि आगे हो सकता है, संभावी संसाधन कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपके विकास के स्तर पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है, संभावी, विकसित, इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा भंडारित संसाधन क्या होता है? इसको कहते हैं स्टोर्ड रिसोर्स, भंडारण, स्टोर करना। वैसे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध है, खूब है, मस्त भरा हुआ है, पूरा एकदम जवाब है, भारत में नहीं पूरे विश्व में ही। ऑक्सीजन है ना, भरा हुआ है ना, पानी भी है ही लगभग, हवा भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रचुर मात्रा में है, परंतु सही तकनीक में विकसित नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज है, हवा का उपयोग तो हम कर ही रहे हैं ना, मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, पानी का उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका तकनीक विकसित नहीं हुआ है उनके उपयोग करने का। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन उपलब्ध है भरपूर मात्रा में, अगर इसका उपयोग करना सीख ले तो ऊर्जा का एक स्रोत ही खुल जाएगा, एनर्जी का एक अच्छा स्रोत खुल जाएगा। हमारे पास एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी, बिजली बना लो, दिस दैट सब कर लो। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है? बिजली की है ना। अगर बिजली बनाने पे जितना खर्चा हो रहा है, या जितना लागत लग रहा है, या जितना हम बिजली बिल भर रहे हैं, इससे अगर छुटकारा मिल जाए तो जीवन में एक लगेगा कि हाँ मजा आ गया। तो देखिए, वायुमंडल में हाइड्रोजन तो उपलब्ध है, ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत भी है, परंतु सही तकनीक उपलब्ध नहीं होने के कारण उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। नई मशीन है, हालांकि वैज्ञानिक सब लगे हुए हैं, धीरे धीरे आगे जाके निकाल लेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, इंतजार कीजिए। आप नहीं देख पाएंगे तो आपके बच्चे जरूर देखेंगे, अगर वो भी गलती से नहीं देख पाए, आगे वाले बच्चे देखेंगे, कोई ना कोई तो देख ही लेगा। अब हमारे दादाजी ये थोड़ी ना सोचे थे कि हमारा पोता आईफोन यूज करेगा, हम कर रहे हैं ना। हम भी अभी नहीं सोच रहे हैं कि हाँ हम हाइड्रोजन वाला ये एनर्जी देख लेंगे, हो सकता है मेरा बच्चा नहीं, उसका बच्चा नहीं, उसका बच्चा, कोई ना कोई तो देख ही लेगा, कभी ना कभी तो वैज्ञानिक कोई ना कोई मशीन निकाल ही लेगा। तो ये था भंडारित संसाधन। अब है हमारा संचित संसाधन। क्या है संचित संसाधन में? ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, भंडारित इसी का हिस्सा है, लेकिन उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी है, मशीन है, जिसका उपयोग अभी किया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इन लोगों ने इसको बचा के रखा है कि आज खाना खा लो, ये कल के लिए फ्रिज में रख दो, होगा यूज अगर जबरदस्ती तो इसको यूज करेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी भी है, मशीन भी है, लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, सुरक्षित रखा गया है। इसका उपयोग इन्होंने कहा कि भविष्य में आवश्यकता पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है, आगे के फ्यूचर में इसका उपयोग करेंगे। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है। पानी तो है ही ना हमारे पास जबरदस्त, पनबिजली बनाएंगे, पवन ऊर्जा से बिजली बनाएंगे। वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। किससे? पानी से बिजली बनाने का उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो ऐसे सभी संसाधन जिसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे और हमारे पास है भी, अभी स्टोर करके रखे हैं, मशीन भी है, टेक्नोलॉजी भी है और ज्ञान भी है, संचित संसाधन कहलाएगा। ओके है, आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। संसाधनों का विकास कैसे हुआ, कैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। एक चीज तो याद रख लीजिए आप लोग, जितने भी रिसोर्सेज हैं
संसाधन है, ये मनुष्य के जाति के लिए उपयोगी बहुत हैं। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गई। समस्याओं के बारे में देखेंगे, समस्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन पहले संसाधनों के विकास को देख लीजिए। देखिए, जैसे हम संसाधन के बिना नहीं रह सकते, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे बिना, जैसे भक्त और भगवान का होता है रिश्ता, हमारे बिना भगवान अधूरे, भगवान बिना हम अधूरे। हम नहीं रहेंगे तो उनको अगरबत्ती धूप पूजा कौन करेगा? भगवान अगर खाली भगवान भगवान के तो नहीं दिखाएगा ना, भक्त चाहिए, हमारे जैसा भक्त चाहिए, भोलेनाथ का भक्त। दूसरा है, अब भक्ति ही रहेगा, भगवान ही नहीं रहेगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो हमारे लिए है और हम संसाधनों के लिए हैं। दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते रहते हैं। लेकिन कुछ आदमी जो हैं हमारे समाज में, देश में, नेता, बड़े बड़े लोग, इनको क्या लगता है कि संसाधन इनके बाप का है। ये समझते हैं कि संसाधन को इनके दादाजी ने इनको विरासत में दिया है और इसका अंधाधुंध उपयोग करते हैं। जंगलों को काट लिया, फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में मिला दिया, जमीन के ऊपर अंट संट करके जमीन को बर्बाद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं संसाधनों का दोहन है, क्षति है। तो इन जिनके दादाजी को लगता था या इनके पोते को लगता है कि हमारे दादाजी ने छोड़ के ये गए हैं, इसलिए संसाधनों का इस प्रकार से क्षय किया जा रहा है, उनके क्षय करने से किन किन परेशान का उत्पन्न होना शुरू हो चुका है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है। इतना लालच करने लगा, हजारों हजार पेड़ काट देना, हजारों हजार पेड़ काटना कितना बुरा है हमारे जिंदगी के लिए। अभी आप देख रहे होंगे बारिश का अनियमितता, ओजोन परत में छेद, प्रदूषण में फैलाव, तापमान, वैश्विक तापमान जो गर्माहट पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, उसका असर, समुद्र लेवल में पानी का ऊपर जाना। नदी नहीं है कि तूफान आ गया तो बर्दाश्त कर लेगा बांध से, समुद्र है, इतनी पानी बढ़ेगा तो इतना वाला बिल्डिंग को धंसा देगा। समझ रहे हैं ना बात? तो ये सब तो नुकसान ही है। ये इनके दादाजी ने इनके लिए जो छोड़ के गया, कर दिया बर्बाद। संसाधन जो है वो समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया। हाँ, ये जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपति लोग, बिजनेसमैन, उद्योगपति, व्यापारी वर्ग के लोग, इन्हीं के हाथ में है संसाधन। दो भागों में बट गया है। एक है हमारा जो समाज है, संसाधनों के मामले भी ना दो भागों में बट गया। हमारे कहने का ये मतलब था, एक जो ऊपर वाला वर्ग है, पैसा वाला, पूंजीपति वाला, उनके हाथ में ही संसाधन है। गरीब तो गरीबे है, उसके हाथ में ना संसाधन है, ना पैसा है, ना भोजन है, नौकरी है, और भी कुछ नहीं है। संपन्न एवं संसाधनहीन, अब वो जो दो कैटेगरी बटा है वो क्या है? एक तो है संपन्न, सब कुछ है, संसाधन भी उसके हाथ में, सरकार भी उसके हाथ में और पैसा भी उसके हाथ में। दूसरा है संसाधनहीन, ये गरीब आदमी, हम लोग जैसा, कुछ नहीं हाथ में, ना सरकार हमारे पास है, न पैसा हमारे हाथ में है, संसाधन भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो समाज का हिस्सा संसाधन में भी बट गया है, वो ऐसे ही। तो अब हम आगे की स्लाइड में आपको लेके चलते हैं संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से। दोहन मतलब क्षति पहुंचाना, संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग करना। वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, वैश्विक, विश्व लेवल पे। ये बात भारत की नहीं हो रही है, जितने भी देश हैं सब इससे परेशान हैं। भूमंडलीय तापन, अभी मैंने आपको बताया था ना, वैश्विक तापमान, भूमंडलीय तापन, भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, इससे ओजोन परत का छेद हो गया, फट गया ओजोन परत, सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट आ रही है, कैंसर जैसे बीमारियों को उत्पन्न कर रही है हमारे पृथ्वी पर, पृथ्वी के टेम्परेचर को गर्म कर रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण, पता ही है, दिल्ली में अक्सर आपका मार्केटें बंद हो जाता है, अभी भी 5 दिन के लिए शायद बंद है। सरकार ने कहा, ये सरकार थोड़ा दूसरा टाइप का, ये भाइयों एवं बहनों वाले नहीं है, ये वाले हैं, ये बार बार ना बंद कर देते, कहते हैं बढ़ गया, धुआं बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है, दिल्ली को बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दो भाई, तुम्हारे हाथ में। तो पहले ही बोले ना, संसाधन भी तो ये आदमी के हाथ में है, एक संपन्न आदमी और एक गरीब। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, न सरकार, न पैसा, न संसाधन, कुछ नहीं है, हम लोग एक तरफा।
रिक्शा खींचने वाले आदमी हैं। तो यहां पे वही है कि जिस तरह से संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो वैश्विक तापमान, ओजोन परत में छेद, भूमंडल का तापमान, प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि इसमें हो रहे हैं। जमीन के मिट्टी का बर्बादी हो रहा है, किस कारण से? पर्यावरण के दोहन से। मानव जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। ये संसाधन जो है, हम भारत तो ये नहीं कह सकता ना कि ये भाई मेरा संसाधन है, इधर जितना भी ऑक्सीजन है वो सिर्फ मेरे भारत के लोग लेंगे, तुम गलती से कोई नाक से खींच मत लेना, नाक काट लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये संसाधन पूरे विश्व के लिए है, विश्व का धरोहर है, इसलिए इसका न्याय संगत बंटवारा जरूरी है। बंटवारा कि कैसे हम इसका उपयोग करें, इसके लिए ना हमारे यहाँ एजेंडा 21 का एक टॉपिक होगा शायद आगे, वो भी पढ़ना है। एजेंडा 21 बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, पड़ सकता है, बहुत पुराना ये आपका चैप्टर हो गया, पड़ सकता नहीं है, पड़ चुका है, खत्म हो रहा है पृथ्वी। ठंडा में ठंडा खूब, गर्मी में गर्मी खूब, बरसात में बरसात खूब, कभी कभी बरसे गायब है, वर्षा हुआ ही नहीं, बरसात के महीना में इंतजार कर रहे हैं बारिश होगा, डेली गूगल पे देखते हैं, गूगल बारिश कब होगा, नहीं होगा आपके इलाके में, खत्म, टाटा बाय। तो ऐसा कुछ समस्या चल रहा है हमारे। आगे की स्लाइड में हम आपको बताते हैं। सतत पोषणीय विकास 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, वायुमंडल को नुकसान मत पहुंचाओ, जीव मंडल को नुकसान मत पहुंचाओ, विकास करो। विकास करना है ना, बढ़ो, आगे बढ़ो, दौड़ो, हम तो कहते हैं उड़ जाओ, लेकिन बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हुए। पर्यावरण का क्षति नहीं होना चाहिए। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। देखिए आ गया वही बात कि आप देखिए, हमारे पापा हमको 2 केजी सोना देके गए। अब समझिएगा बात को, 2 केजी सोना देके गए कि बेटा ये लो, पूरे जिंदगी हम कमा के तुम्हारे लिए जमा किए, हम अब खुश, सीना मेरा चौड़ा, 2 किलो सोना है। अब हम लगे राम मालपुआ खाने, राम बर्गर, पिज्जा, दिस डैट, कार लाओ, BMW लाओ, दिस डैट। पूरे जिंदगी तो हम 2 किलो सोना से खूब इंजॉय किए। अब हमारा बच्चा हमसे पूछ रहा है, पिताजी वो जो आप BMW पे चढ़ते थे वो क्या हुआ? अरे वो जो पिज्जा बर्गर खाते थे तो हम क्या किए? जो हमारे पास प्रॉपर्टी हमको पिताजी दिए वो तो हम अपना पूरा जीवन में एंजॉय किए ना। और लास्ट में अब ये हो गया कि सोना खत्म हो गया तो BMW बेच के एंजॉय किए। तो हमारा अगला वाला बच्चा पूछ रहा है कि कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? सतत पोषणीय में यही कह रहा है कि आप वर्तमान में जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हो करो, विकास करो, उड़ो, गिरो, मरो, लेकिन अपने आने वाले फ्यूचर को देख के, ये नहीं कि आप इतना इसका दोहन कर दो कि आने वाला फ्यूचर, आपका जनरेशन जो है वो उन चीजों के बिना तरस जाए। और ये बात वास्तविक है कि ऐसा होगा। ये बहुत कम समयों में जिस तरह से हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, दोहन हो रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाएगी। ये समय ज्यादा नहीं है, 20, 25, 30, 40 सालों में ही आप देख लोगे कि हमारे आगे आने वाले जनरेशन ना नहाने के लिए पानी खरीद के ला रहे हैं। जी, अभी तक आप पीने का ही पानी खरीदे हो ना, नहीं सोचा होगा आपने कभी ऐसा कि आपके पिताजी कभी सोचे होंगे कि आने वाले समय में हम दिल्ली में रहेंगे, वहां पे 20 लीटर वाला पानी का जार भरेंगे, डेली पिएंगे? कभी सोचा था? चापाकल और कुआं, नदी इतना स्वच्छ था कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आज हो रहा है ना। तो आप आज ये सुन लो कि आने वाले 40 वर्ष में आप भी अपने बच्चों को कहोगे, बेटा हमको नहीं लगता था कि कपड़ा धोने के लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा और भोजन पकाने का और नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा। अभी तो पानी फ्री में मिल रहा है, फिर भी हफ्ते हफ्ते दिन में नहाते हैं लोग। तब तो और खरीदना पड़ेगा, तो कहेंगे महीना में एक पर्व आएगा, 1 तारीख को ही नहाएंगे सब लोग पानी खरीद के। तो ऐसा सीन होगा, बहुत जल्दी होगा ऐसा। तो देखिए ये सतत पोषणीय था, हमने आपको बोला था एजेंडा 21 इंपोर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए भी, एग्जाम के लिए भी, जानकारी के लिए भी और भविष्य के लिए भी। तो इसे जरा समझ लीजिए। एजेंडा 21 का यह घोषणा है, घोषणा बताया एक ग्रुप ने, कमिटी बैठे, देश के बड़े बड़े लोग, माननीय लोग, नेताजी सब बैठे और उन्होंने घोषणा करवाया। मतलब पहले तो मीटिंग किया, बातों को रखा, दिस डैट हुआ, नाश्ता पानी हुआ,
खाना पीना खाए, ऐश मौज हुआ। उसके बाद इन लोगों ने एक बात बताई। वो बात क्या है कि ये हुआ कहां था, तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। यहां से एक नंबर का प्रश्न आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 की मीटिंग कहां, तो बताओगे ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। यहां पे क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे यूएनसीईडी के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा, जो राष्ट्र के अध्यक्ष थे, सभी देशों से लोग पहुंचे वहां पे। इन लोगों ने पहुंच के कहा कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। तो इस एजेंडा 21 का उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, कि भाई कम में यूज करो, विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही करो कि आगे वाला हमारा बाल बच्चा सभी पानी पिए, पेड़ पौधा देखे, हवा लेने के लिए उसके पास ऑक्सीजन हो। ये ना कि करने लगे। अभी ऑक्सीजन की कमी के कारण कितना सारा बीमारी होता है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन लेवल कमता जा रहा है। जो पैसा वाले लोग हैं उधर दवाई ववाई खा के चलो अपना ऑक्सीजन लेवल ओके रखते हैं। हम लोग कौन सा दवाई, यहाँ भोजन खाने का दिक्कत है, ऑक्सीजन कौन खरीदता है। अब कुछ दिन में आपको पता चले आगे आने वाले समय में कि भाई नया जीवन में जीने के लिए ना आपको सिलेंडर रखना पड़ेगा ऑक्सीजन का, नाक में लगे घूमते रहो। जिस तरह से पर्यावरण का दोहन होता जा रहा है, हो सकता है ऐसा भी। तो देखिए, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समाज के हितों के लिए, समाज में रहने वाले व्यक्ति के हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। इसका काम क्या है एजेंडा 21 को, तो देखिए ये क्या करेगा, पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरण का जो क्षति हो रहा है उसको रोकेगा, गरीबी है उसको रोकेगा, रोग है, बीमारी है उसको रोकेगा, इन सभी चीजों के ऊपर यह काम करेगा। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, मतलब सभी को, सभी देश, सभी राज्य यह गारंटी दे कि वो किस प्रकार से संसाधन का उपयोग कर रहा है, कोई दोहन तो नहीं कर रहा है, कोई क्षति तो नहीं कर रहा है, कोई परेशानी उत्पन्न तो नहीं कर रहा है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यही था। कहां हुआ, ब्राजील में रियो डी जेनेरो में हुआ। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और इन्होंने यहां पे अपना ये एजेंडा तैयार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए एजेंडा 21, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, अच्छे सोच विचार के, विवेक से, बुद्धि से। ये नहीं कि उठे लिए पानी बर्बाद, उठे लिए ऑक्सीजन बर्बाद, लिए कार्बन डाइऑक्साइड फैला दिए, लिए हरियर हरियर पेड़ उगा दिए। हरियर हरियर का मतलब होता है हरा हरा। कभी कभी हमारी बातें अगर आपको समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टंग बिहारी है। कोई नहीं, अब समझिए कि हरे हरे पेड़ का दोहन नहीं, चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी संसाधन है ना उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि नियोजन में निहित है भारत जैसे देश में जहां संसाधनों का समुचित वितरण नहीं है। समुचित वितरण मतलब समांतर रूप से इसका वितरण नहीं है। कहीं पे कोयला है, कहीं पे सोना है, कहीं पे पानी है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे पेड़ पौधा है तो कहीं पे बालू है। ऐसा है ना, राजस्थान में है, वन है, बालू बालू। पहाड़, बिहार में पहाड़ है, कम है, गया हुआ साइड में है, दिल्ली में नहीं है। आपको ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, कश्मीर में मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा, साउथ में भी मिलेगा। तो ये बंटवारा है, समान वितरण वो नहीं है। क्या होता है, उदाहरण के लिए कई राज्यों के पास खनिजों की प्रचुर भंडार है। मध्य प्रदेश को ले लो, झारखंड को ले लो, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे है, खनिज है, लेकिन अन्य संसाधनों की कमी है। अब जहां पे खनिज है वहां पे कुछ और की कमी है, जहां पे कुछ और है वहां पे खनिज की कमी है। देखिए, झारखंड के पास अधिक मात्रा में खनिज है। अभी मैंने आपको बताया कि झारखंड के पास बहुत खनिज है, लेकिन वहां पे पेयजल और अन्य सुविधाओं की भारी कमी है, पानी नहीं है। जमीन खोदा, कोयला निकल गया, तो कोयला पियोगे, मुंह में रगड़ोगे, क्या करोगे? पानी नहीं है। अब उसके पास कोयला है, हम जमीन खोदे, पानी निकला, हम खोदे कोयला के लिए तो पानी निकल रहा है, तो क्या करें? पानी बेचें, कोई खरीदेगा हमसे? तो ये समुचित विकास जो है, समुचित वितरण नहीं है। कहीं पे कोयला है, खनिज है तो पानी नहीं है, कहीं पे पानी है तो कोयला नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के पास प्रचुर मात्रा में जल है, पानी भरा पड़ा है। वो बेचारा एक दिन खोदा तो उसको कोयला मिला ही नहीं, पानी निकल गया। वो तो खोदा था कोयला के लिए, निकला नहीं। तो वितरण जो है वो समान नहीं है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण वहां विकास नहीं हो पाया है। जहां पे संसाधनों का अभाव होता है ना, वहां पे विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब संसाधन संरक्षण के बारे में भी जान लीजिए। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना।
संसाधन जो आपके पास है उसका सही तरीके से उपयोग कीजिए, उसको हानि मत पहुंचाइए, उसकी क्षति मत पहुंचाइए। उन्हें नए सिरे से बनाने में समय देना, यह करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन सीमित और संपूर्ण है, बहुत कम है। अच्छे से यूज करना है उसका। संसाधनों को पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित किया गया है, क्योंकि वितरण विभिन्न भौतिक कारक जैसे कि इलाके, जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करता है। अच्छा, बहुत बच्चों के मन में यह आ रहा होगा कि अलग अलग क्यों, झारखंड में ही कोयला क्यों है, अरुणाचल प्रदेश में ही पानी क्यों है? तो इसका कारण यह है कि अलग अलग प्रकार के जलवायु, प्राकृतिक संरचना, भूमंडलीय टेम्परेचर, तापमान इत्यादियों पर यह निर्भर करता है कि कौन सी खनिज कहां पे प्राप्त होगी। जैसे कि ऊपर की बात कर ले, पृथ्वी से ऊपर की बात, तो क्या लगता है बिहार में आप सेब उगा लेंगे? नहीं उगेगा ना, वो तो कश्मीर, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश की चीज है तो वहीं उगेगा। अब अगर वो हिमाचल प्रदेश वाले ये सोच लेंगे कि हम धनिया, मिर्चा या आलू प्याज उगा लेंगे तो ये संभव है क्या? वो तो हम भाई बिहार में ही कर सकते हैं। तो ये क्या है, वायुमंडलीय प्राकृतिक संरचना बनाया गया है कि जो चीजें जिस वायुमंडल में होंगी उसे वहीं पे उपजाया जा सकता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम भू संसाधन के बारे में जान लेते हैं। भू मतलब होता है भूमि, और संसाधन तो हम शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जमीन जो है वो महत्वपूर्ण भी है और प्राकृतिक संसाधन भी है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होता है। हम मानव हो या जीव जंतु हो, जमीन पर ही आश्रित है, क्योंकि ये जो है वो आर्थिक क्रियाएं, परिवहन मतलब सड़क, संचार व्यवस्था, आने जाने के लिए सभी कहां पे टिका हुआ है? भूमि पे टिका हुआ है। भूमि एक सीमित संसाधन है, सीमित है, इसका उपयोग बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भूमि का, जमीन का, मिट्टी का बर्बादी नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भारत में संसाधन नियोजन। अब भारत के अंदर जो संसाधन के बारे में नियोजन है, रिसोर्सेज को कैसे सेफ रखना है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब हम अगर भारत के अंदर बात कर लें तो भारत में योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखने से संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकता है। कैसे इसका सही तरीके से उपयोग होगा, ये बात की सुनिश्चित हो सकती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संस्थागत नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसके बारे में आपको आगे की स्लाइड में बताते हैं वो प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। देखिए, पूरे देश विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। कौन से देश के मतलब हमारे भारत देश के अंदर कौन से राज्य में कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं, इसका पूरा लिस्ट जारी करना। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना है, कैसे उसको बचाया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए। और संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। तभी हम इस सब की चीजों को सुनियोजित कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। तो ये इसके प्रमुख बिंदु हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहला पार्ट हो गया है समाप्त। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट का करेंगे इंतजार, जो कि कल आएगा। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को आई होगी पसंद। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।